ओशो एक महान गुरु, 20वीं सदी का सबसे पॉपुलर गुरु। उस समय इनके जितने फॉलोअर्स थे उतने किसी के भी नहीं थे। लेकिन इसका कारण क्या था? ओशो जिसे ये पता था कि समाधि तक कैसे जाया जाता है, फिर भी उसने अपने डॉक्टर से ये क्यों कहा कि मैं आसानी से कैसे मर सकता हूँ या बिना दर्द के कैसे मर सकता हूँ। Bhagwan was asking his doctor how death could be induced in a dignified, painless way. जिसने खुद मेडिटेशन का एक नया तरीका बताया, ताकि क्यों वो ड्रग्स लेता था जब वो स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता था तब। All the governments should help the scientists to find better drugs with lesser side effects rather than repressing drugs. क्या वो सच में गुरु कहलाने लायक है, इस लेगेसी के लायक है? मैं उन पर एलिगेशंस नहीं लगा रहा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि हर इंसान कहीं ना कहीं से बुरा तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो बुराई होती ही होती है। यही बात ओशो पर भी लागू होती है। उनमें भी बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों की वजह से हम उनकी अच्छाइयों को नकार नहीं सकते। और मैंने इनका जो इंग्लिश वाला चैनल है उसके कई वीडियोस देखे हैं। लगभग मैंने 19 की एज में देखना शुरू किया था और बहुत कुछ सीखा भी है। और हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयां तो होती ही होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपने कबीर का ये वाला दोहा तो सुना ही होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अब शुरू करते हैं। रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ और इंडिया में उस वक्त के आसपास दांडी मार्च चल रहा था, जो कि नमक पर उस वक्त कुछ ज्यादा ही टैक्स लगाया जा रहा था। उसके खिलाफ ये किया जा रहा था। ये तो आपको पता ही होगा कि इसको गांधी जी ने शुरू किया था, क्योंकि नमक एक नेचुरल सोर्स है और इस पर टैक्स लगाना बिल्कुल गलत है। Within weeks, Gandhi moved into action with his historic Salt March. On March 12, 1930, Gandhi and 78 chosen members of the Sabarmati Ashram began a 24-day march to the beach at Dandi, 241 miles away, to break the British law which deprived the poor Indian of his right to make his own sword. ओशो के पिता बाबूलाल जैन होशंगाबाद के एक छोटे से शहर टिमरनी में रहते थे। 1934 में घर की आर्थिक स्थिति के कारण वे उनकी वाइफ के साथ गदरवाड़ा शिफ्ट हो गए। उस समय गदरवाड़ा अनाज का एक सेंटर हुआ करता था और इस जगह उन्होंने कपड़ों की एक दुकान खोल ली। रजनीश के पिता इन्हीं की तरह एक स्पिरिचुअल सीकर थे, यानी अध्यात्म की तलाश करने वाले, जैसे डेली टेम्पल जाना, फास्टिंग करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना और उनकी मेडिटेशन में भी रुचि थी। और जब रजनीश छोटे थे तब उन्होंने भी अपने पिता की लाई हुई सारी बुक्स पढ़ी, जैसे जैन धर्म के बारे में और तरण स्वामी के बारे में। रजनीश की माँ सरस्वती देवी, इनकी 7 साल की उम्र में ही बाबूलाल से शादी हो गई थी, क्योंकि पहले चाइल्ड मैरिज होती थी इसलिए, और ऐसा भारत में लगभग सब जगह होता था। ये एक अमीर घराने से थी और इनकी फैमिली का ही रजनीश की लाइफ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा था। और रजनीश बचपन से ही उनके साथ रहने के लिए कुचवाड़ा चले गए, यानी उसके नाना नानी के यहाँ। उनके नाना यानी राजा साहेब कुचवाड़ा के जमींदार थे और इनके पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। ये है रजनीश की नानी रानी माँ। इन्होंने रजनीश को पूरी तरह से आजादी दे रखी थी, जो मन पड़े वो कर। रजनीश ने 8 साल यहाँ बिताए क्योंकि उनके नाना की डेथ हो गई थी, जिसके बाद वे उनके पेरेंट्स के यहाँ चले गए। वैसे रजनीश अपने माता पिता के अकेले लड़के नहीं थे, उनकी 5 लड़कियाँ और 7 लड़के भी थे और रजनीश इनमें से सबसे बड़े थे। इनके नाना नानी तो क्या, इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें बहुत फ्रीडम दे रखी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इसकी वजह आप खुद देख लीजिए। ये बात उनके पिता ने खुद कही है। जरा सोचिए कि मैंने उसे अपनी पूरी लाइफ में बस एक बार मारा है, और ये तब हुआ जब वो 10 साल का था, क्योंकि वो घर पर आधी रात को आया था, वो भी बिना किसी को बताए। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ था, इसके बजाय मैंने उसे डायरेक्ट मारा, क्योंकि हमारे बीच समझौता हुआ था और वो बहुत क्लियर था। समझौता ये था कि दिन में वो जो चाहे वो करे, लेकिन रात होने से पहले उसे घर आना है, एक निश्चित समय से पहले, एक अच्छे जैन की तरह जो अंधेरा होने से पहले रिटायर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अजीब सी घटना हुई। ये अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। हुआ क्या कि रजनीश के जो पेरेंट्स थे वो आगे जाकर रजनीश के ही शिष्य बन गए। बाबूलाल ने सरस्वती से कुछ साल पहले संन्यास ले लिया और इन्होंने अपना नाम चेंज करके स्वामी देवतीर्थ कर लिया। अभी तो ये भी कहा जाता है कि रजनीश का पुनर्जन्म हुआ था। सिक्किम के रुमटेक मठ के लामा कर्मपा ने कहा है कि रजनीश का शरीर उनके पिछले जन्म का है और रजनीश का भी कुछ ऐसा ही कहना था। 700 साल पहले
मेरे पिछले जन्म में मुझे 21 दिनों की एक साधना करनी थी, वो भी डेथ से पहले, और 21 दिन पूरे होते ही मुझे ये शरीर छोड़ना था। लेकिन मैं ये 21 दिन पूरे नहीं कर सका। 3 दिन बाकी रह गए और वो 3 दिन मुझे इस जिंदगी में पूरे करने हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जब रजनीश 8 साल के थे तब उनके नाना की डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद रजनीश और उनकी नानी का मन था कि वे गदरवाड़ा चले जाएं। लेकिन एक समस्या थी, रजनीश के पेरेंट्स एक जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे, मतलब उनके अंकल वगैरह सब, और वे और उनकी नानी इससे फैमिली नहीं बल्कि बाजार कहते थे। इसलिए नानी ने गदरवाड़ा में एक बंगला ले लिया और वहाँ रहने लगी। उसमें 6 कमरे थे, जिसमें से एक में वे रहती थी और बाकी के 5 रजनीश के लिए। रात में रजनीश नानी के पास रहते थे और दिन में स्कूल और पेरेंट्स के साथ। अच्छा, एक बात और, अभी रजनीश के दादाजी भी थे और वे इनसे मिलने के लिए कभी कभार आया करते थे। अब रजनीश के पिता तो थीस्ट थे, यानी भगवान को मानते थे, लेकिन इनके दादाजी एथिस्ट थे, यानी वे भगवान को नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने पूछा भी कि आप एथिस्ट क्यों हो? उन्होंने कहा क्योंकि मैं डरता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छा हुआ कि मेरे पिता ने मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स नहीं किया, नहीं तो वे भी मुझे बिगाड़ देते। ये किताबें लोगों को बहुत बिगाड़ देती है। तुम्हारे पापा भी बिगड़ गए और तुम्हारे अंकल्स भी। ये लगातार धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये सब बकवास है। वे तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इन बुक्स में ही खो मत जाना। जब ओशो 10 से 12 साल के थे तब वे अपने पिता के साथ जैन ग्रंथ पढ़ते थे और इनमें मेंशन कुछ अंधविश्वासों पर क्वेश्चंस भी उठाते थे। उनके अंकल फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के फॉलोअर थे, इसलिए रजनीश ने लगभग हिस्ट्री के जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए थे उनको पढ़ा, साथ ही साथ गांधीज्म भी। 1940 में सुभाष चंद्र बोस रजनीश के अंकल शिखर चंद और उनसे मिले, जो कि INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे। इन्होंने दोनों को इंस्पायर किया, जिसके बाद रजनीश INA से जुड़े। साथ ही साथ वे एक और राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े, RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन इसमें वे ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। इसमें तो क्या, उन्होंने तो INA को भी छोड़ दिया था, क्योंकि ना तो वो डिसिप्लिन में रहते थे, ना ही कोई आइडियोलॉजी और ना ही कोई सिस्टम। अमृतलाल के हिसाब से रजनीश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जो कम्युनिस्ट और धर्म के विरोध की बातें करते थे, और ये उनका डेली का था। जहाँ बैठक होती थी वहाँ की दीवार पर लिखा हुआ था कि धर्म एक अफीम है, और उनकी छोटी सी लाइब्रेरी में ज्यादातर कम्युनिस्ट की किताबें थी। रजनीश का भी यही कहना था कि ऐसी कोई सी भी कम्युनिस्ट की बुक नहीं होगी जो मेरी लाइब्रेरी में ना हो। कम्युनिज्म एक तरह से एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य में जिसकी सरकार है वो ओन और कंट्रोल करती है सभी फैक्ट्रीज, फार्म्स और सर्विसेज, मतलब लगभग सब कुछ, और सबको इक्वली रखती है, कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। जब ये केवल 15 के थे तब इन्होंने कुछ कवियों के वाक्यों और पोएम्स को कंपाइल किया, जिसमें कबीर, नानक, दादू, दरिया, रईदास, मलुकदास, मीरा, स्वामी रामतीर्थ और गांधी भी थे। अगले 2 या 3 सालों में इन्होंने फिलोसोफर्स, थिंकर्स और साइकोलॉजिस्ट की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली, और उस समय उनकी खुद की लाइब्रेरी में लगभग 4000 किताबें थी। 4000 जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। शुरुआत में रजनीश को कम्युनिज्म में इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में उन्हें एनार्किज्म में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। एनार्किज्म एक रशियन फिनोमिना है जो कि सभी तरह की अथॉरिटीज के अगेंस्ट है। नो स्टेट, नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में ना ही कोई राज्य हो, ना ही कोई सरकार, कोई रोके टोके नहीं। 1951 में जब उनकी उम्र 19 की थी तब जबलपुर के हितकर्णी कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वहां से उनका ट्रांसफर हो गया DN जैन कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने कोच से झगड़ा कर लिया था। जहां ट्रांसफर हुआ वहां भी उन्हें बस एग्जाम देने के लिए अलाउ किया गया, यानी वो कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते थे। ये पिक्चर उनके जबलपुर की है 1951 की, उनके रिलेटिव्स के साथ, और ये है रजनीश। अब उन्होंने जबलपुर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया, और इसमें उन्होंने 1951 से 1968 तक भाग लिया। वैसे ये सम्मेलन जेन्स ने ही ऑर्गेनाइज किया था। 1951 में उनकी BA की डिग्री कंप्लीट हो गई थी, जो कि फिलोसॉफी से की थी। इसके बाद उन्होंने 1957 में सागर के हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से MA किया, ये भी फिलोसॉफी से ही किया। इसके बाद उन्हें तुरंत टीचिंग की पोस्ट मिल गई रायपुर संस्कृत कॉलेज में, लेकिन वहां से भी उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर की वजह ये थी कि वहां के जो वाइस चांसलर थे उनको लग रहा था कि रजनीश बच्चों के कैरेक्टर और धर्म के लिए खतरा है। आपने अगर उनके वीडियोस देखे हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर वो खतरा क्यों है। 1958 से जबलपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिलोसफी पढ़ाना शुरू किया और 1960 में वे प्रोफेसर के लिए प्रमोट किए गए। इस जॉब के साथ साथ उन्होंने आचार्य रजनीश के नाम से पूरे भारत को ट्रेवल करना शुरू किया और सोशलिज्म, गांधी और धर्मों की आलोचना करते हुए कई लेक्चर्स भी दिए। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स इंडियन रिलीजियंस को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये एक तरह से डेड है, खोखले रीति रिवाजों से भरे हैं। ऑर्थोडॉक्स इंडियन रिलीजियंस यानी धार्मिक रिलीजियंस जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्म, और इस तरह के बयानों ने उन्हें चर्चा में ला दिया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला, उन्हें लॉयल फॉलोअर्स मिले, जिसमें कई सारे मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो 1968 में देखने को मिली। हुआ क्या कि अगस्त 1968 में आचार्य
रजनीश को परमानंद कपाड़िया ने एक बड़े प्रोग्राम में लेक्चर्स देने के लिए इनवाइट किया, जहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी और उन्हें जिस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए कहा गया था वो सब्जेक्ट था लव। इसके बजाय उन्होंने कहा कि सेक्स से सुपर कॉन्शियसनेस तक जाया जा सकता है, यानी सेक्स से समाधि तक जाया जा सकता है। अब तक समाधि अटेंड करने वाले रास्तों में योगा, मेडिटेशन, मंत्र जप कर, पूजा करके, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, यानी ये सब करके वो समाधि तक जा सकते थे। लेकिन इन्होंने इन सब से हटके एक ऐसी चीज के बारे में बताया जिसके बारे में सोसाइटी ना तो खुद खुल के बात करती है ना किसी को करने देती है, और उस वक्त इन्होंने पूरा लेक्चर इसी पर दिया। इसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक में भी किया है कि जब मैंने उस दिन अपनी बात खत्म की तो मैं देख के हैरान हो गया कि मंच पर जो भी लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाया था वो सब वहाँ से गायब हो गए, यहाँ तक कि उसका मेन ऑर्गेनाइजर भी वहाँ नहीं दिखा। 1968 में इन्हीं सब लेक्चर्स को कलेक्ट करते हुए एक बुक पब्लिश की गई, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, और इसी की वजह से वो बन गए सेक्स गुरु। इन्होंने कहा कि एक कंट्री जिसने तंत्र फिलोसफी इंट्रोड्यूस की, खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिर बनाए, वो इतने भी बेवकूफ नहीं हो सकते कि मैं जो कह रहा हूँ वो ना समझे, और खजुराहो तो इसका सबूत है। बुक का जो टाइटल था उसको चेंज कराने के लिए कई लेटर्स भी आए और तो और लोगों ने धमकियां भी दी, लेकिन टाइटल बदला नहीं। जून 1970 में जबलपुर छोड़ने से पहले रजनीश ने पहले ही बॉम्बे का उल्लेख किया था। उनका कहना था कि मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वहीं से हैं, और वे ये भी कहते थे कि भारत के सबसे बुद्धिमान लोग बॉम्बे में हैं, और बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां लोग पैसे वाले भी हैं। 1 जुलाई को रजनीश बॉम्बे के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां उनका बहुत जोरों से स्वागत किया गया। लक्ष्मी, जो कि काफी समय से रजनीश के साथ थी, ये उनकी पहली डिसाइपल या कहें नियो सन्यासिन्स थी, और उनकी पहली पर्सनल सेक्रेटरी भी। अब इनका डिसाइपल बनने के लिए एक नया नाम रखना पड़ता था, साथ ही साथ सेफ्रॉन कलर के कपड़े, इसके साथ माला जिसमें एक लॉकेट होता था और इसमें उनकी फोटो होती थी, और इसी तरह लक्ष्मी का नाम बदलकर माँ योग लक्ष्मी कर दिया गया। ये बाकियों की लिस्ट है जिनका पुराना नाम वो कहाँ से थे वो है, और नया नाम भी इसी में है। ये जो नाम है वो शुरुआती समय के हैं, जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे ये लिस्ट बढ़ती गई। और दोस्तों, रजनीश की लाइफ में भी लक्ष्मी का एक खास रोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के बाद पैसा बहुत था और इसने INC का सपोर्ट किया था जब भारत को आजाद कराना था, इसीलिए ये गांधी, नेहरू और मोरारजी देसाई के क्लोज थी, और इसी ने पैसे इकट्ठे किए ताकि रजनीश ट्रेवलिंग करना बंद करे और सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, डायनामिक मेडिटेशन। Dynamic meditation is a combination of Hinduism and psychotherapies. ये मेडिटेशन उनके द्वारा डिजाइन की गई सबसे फेमस मेथड है। इस मेथड में फिजिकल एक्शंस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेज में जोर जोर से सांस लेना और छोड़ना होता है। Rigorous breathing and hyperventilation is designed to arouse the serpent force called Kundalini. दूसरी स्टेज में खुद को ऐसे ही छोड़ देना या चिल्लाओ, जो मन पड़े वो करो। तीसरी स्टेज में उनको अपने हाथ उठा करके उछलना होता था, और जब पैर जमीन को टच करते थे तब हु की आवाजें निकालनी थी। और चौथी स्टेज में बिल्कुल शांत रहना। अब हुआ यह कि बॉम्बे में जहाँ वे रह रहे थे वहाँ रहने की जगह कम पड़ रही थी, मतलब कि उनसे मिलने वाले लोग ज्यादा आ रहे थे, इसलिए वो वहाँ से वुडलैंड अपार्टमेंट्स चले गए, जहाँ वो लेक्चर्स देते थे, विजिटर्स से मिलते भी थे, जिसमें से थोड़े बहुत वेस्टर्न भी थे। 1971 में उन्हें एक नए नाम से जाना जाने लगा, भगवान श्री रजनीश, और इस नाम को रखने के पीछे भी उन्होंने एक रीजन बताया। मैंने इसे एक खास पर्पस के लिए यूज किया है और ये अच्छी तरह से काम भी कर रहा है, क्योंकि जो लोग ज्ञान लेने के लिए आ रहे थे वो रुक गए। जिस दिन से मैंने खुद को भगवान कहा वो रुक गए, क्योंकि कोई खुद को भगवान कहता है तो इससे ईगो को चोट पहुंचती है। लेकिन बाद में उन्होंने भगवान श्री रजनीश में से श्री को हटा दिया, जिसके बाद लोग उन्हें भगवान रजनीश कहने लगे। एक और अजीब सी बात बताता हूँ, रजनीश की एक गर्लफ्रेंड थी बचपन में, शशि नाम करके, जिसे रजनीश शशि गुड़िया कह के बुलाते थे। उसकी टाइफाइड से डेथ हो गई थी और उसने मरते वक्त ये वादा किया था कि हम फिर जरूर मिलेंगे। अब जर्मनी से 1971 में उनकी तलाश में एक लड़की आई, नाम क्रिस्टिन वुल्फ। नाम चेंज करके माँ योग विवेक कर दिया गया, और रजनीश का कहना था कि ये शशि ही है जो मेरी केयर करने के लिए यहाँ आई है, इसलिए ये उसे विवेक गुड़िया करके बुलाते थे। इस बात से पता चलता है कि रजनीश भी री इनकारनेशन, रीबर्थ जैसी बातों में विश्वास करते थे। ये वीडियो 1972 का है, जिसमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है वुडलैंड्स में। अब बॉम्बे एक बड़ी सिटी है और यहाँ बहुत व्हीकल्स भी चलते थे, जिससे रजनीश की हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। एक और कारण ये भी था कि रजनीश अपने घर से दूर थे और यहाँ खाना वैसा नहीं मिल रहा था जैसा जबलपुर में मिल रहा था, और इन्हीं कारणों की वजह से उनकी डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारी और बढ़ गई। इन्हीं कारणों की वजह से रजनीश को बॉम्बे छोड़ना पड़ा। ह्यूमिडिटी मेरे लिए खतरनाक है, जब भी मैं बॉम्बे जाता था तो अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते थे, और मेरी एलर्जी को ड्राई एयर और कूल एयर की जरूरत थी, ह्यूमिडिटी की नहीं। इसलिए बॉम्बे से पुणे चला गया, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी कम थी, लेकिन वहाँ भी कोई खास
खास फर्क नहीं पड़ा। 1974 में ये पुणे के कोरेगांव पार्क चले गए और इसे खरीदने में मदद की माँ योग मुक्ता ने। रजनीश ने 1974 से 1981 तक पुणे आश्रम में भाषण दिए और ये प्रॉपर्टी आज भी ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजोर्ट के नाम से जानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसका यूज मेडिकल और डेंटल सेटिंग्स में किया जाता है। इसे लेने से एक तरह से एनर्जेटिक फील होता है और आराम भी मिलता है। और ओशो पर ऐसे कई आरोप है कि ये भी अपनी मीटिंग्स के दौरान इस ड्रग्स का यूज करते थे। इसी तरह वेलियम, जिसे डायाजेपाम भी कहते हैं, ये एक बेंजोडायाजेपाइन दवा है जिसे एंजाइटी के टाइम लिया जाता है, जिससे इंसान को शांत किया जा सके। और ये रिपोर्ट सामने आई थी कि ओशो इसका भी इस्तेमाल करते थे, खासकर जब उनकी तबीयत खराब होती थी तब, और जब वो तनाव में होते थे तब। इसके अलावा वहाँ रहने वाले सन्यासीन भी अलग अलग तरह के ड्रग्स लिया करते थे। But you don't allow drugs here on Rajneeshpuram. No, my people don't need. That's why I don't allow here. We have better methods. Our meditations are nothing but drugs. Perfect drugs without any chemicals in them. ये सब हो रहा था, उसके बावजूद भी आश्रम की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। लगभग 30,000 विजिटर्स एक साल में। अब उस वक्त भारत में सरकार थी मोरारजी देसाई की, पार्टी थी जनता पार्टी, और उस समय आश्रम और इनके बीच ज्यादा जमती नहीं थी और इन्होंने जमीन खरीदने से भी मना कर दिया था। और तो और इसी सरकार ने फॉरेनर्स को वीजा जारी करने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये टैक्स पे नहीं कर रहे थे। जो आश्रम का टैक्स हो रहा था वो लगभग $5 मिलियन का। अब रजनीश को इस जगह से भी शिफ्ट होना था, इसलिए एक दिन रजनीश ने माँ योग लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि हमें और जमीन की जरूरत है, इतनी जमीन जिसमें लाखों लोग आ सके। लेकिन बहुत दिन हो गए और ऐसी जमीन कहीं भी मिली नहीं। और अब एंट्री होती है कहानी में ऐसे शख्स की जो इसका मेन हिस्सा है। ये बनती है रजनीश की अगली सेक्रेटरी, माँ आनंदशीला। ये जब 16 की थी तब इनसे मिली थी। मैं आपको मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। माँ शांति भद्रा, स्वामी प्रेम नीरेन जो कि एक लॉयर भी थे, हास्या, और देवराज जो कि रजनीश का पर्सनल डॉक्टर था। और भी हैं, जैसे जैसे नाम आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। रजनीश शीला को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे कहते हैं जमीन देखने को और खरीदने को। और ये ढूंढती है जमीन यूएस में, वास्को काउंटी की ओरेगन सिटी। इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग शीला की होती है। 1981 में शीला के हस्बैंड जॉन शेल्फर ने इसे $5.75 मिलियन में खरीद लिया, यानी अभी के हिसाब से लगभग $20 मिलियन। जमीन थी लगभग 65,000 एकड़ की, 260 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई। इलाका पूरा का पूरा पहाड़ी था और उबड़ खाबड़ था। ये एंटीलोप के पास था और इसे जाना जाता था बिग मडी रेंज के नाम से। एंटीलोप की जनसंख्या उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लगभग 50। कुल मिलाकर बहुत छोटी सी जगह थी। एक पोस्ट ऑफिस, एक दुकान, स्कूल और एक चर्च। इस जगह अधिकतर ओल्ड एज के लोग रहते थे जो अपने काम से या तो रिटायर हो चुके थे या जो शांति से रहना चाहते थे। उस वक्त ये खबरें अखबारों में छपने लगी थी कि रजनीश और उनके फॉलोअर्स यहाँ आने वाले हैं और वहाँ अपना कम्यून बनाने वाले हैं। The god has fled. It seems that Bhagwan left the ashram in Pune on the 1st of June, without warning and without saying goodbye. His followers have been given no idea of his whereabouts. Informed speculation places him in the United States. और एंटीलोप के लोगों को इनसे दिक्कत थी, ये इनको लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब अमेरिका का एक मौलिक अधिकार ये है कि इसके 150 सिटीजन्स मिलकर खुद की एक सिटी बना सकते हैं। 150 वोट पूरे हुए और बन गई एक नई सिटी जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। City Council meeting of the city of Rajneeshpuram will now come to order. शुरुआत में यहाँ वे ये कह के रह रहे थे कि हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ खेती करने आए हैं और अपना धर्म का पालन करेंगे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ एक शहर बसाने का काम शुरू हो गया। बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। उन्होंने वहाँ हर एक चीज बनाई जो उनके लिए जरूरी थी, जैसे बिजली, सड़कें, शॉपिंग सेंटर, एक बैंक, पिज्जा पार्लर, एक कपड़े की दुकान। लेकिन वहाँ ज्यादा रंग के कपड़े नहीं थे। एक मेडिटेशन हॉल, एक एयरपोर्ट, एक बड़ा सा डैम और फार्म्स भी, मतलब लगभग सब कुछ। अगस्त 1981 में रजनीश यहाँ पहुँचे और उस वक्त न्यूज में उनकी बातें चल रही थी क्योंकि सब उनका विरोध कर रहे थे। There was a lot of talk as folks here in Antelope watched their new neighbors arrive. Then curiosity turned to concern when an ad appeared in a national magazine. Search the nooks and corners of your sexuality, a suggestion that makes townspeople nervous. This is the downfall of our civilization, the free love and this sort of thing that I disapprove of. जिसके बाद शीला ने एंटीलोप के घरों को खरीदना शुरू कर दिया। जो नहीं मान रहा था उसे भी कैसे न कैसे मना लिया गया। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे थे जो नहीं मान रहे थे और लड़ रहे थे, कुछ इस तरह उनका विरोध कर रहे थे। In addition to fear, there is anger in Antelope and surrounding communities. Talk of vigilantes who may try to seek revenge on the Rajneeshis. Are those bullets? Why, sure they're bullets. 300 Savage. Hey, we're American.
You got it? 1982 में यहाँ इलेक्शन हुए और रजनीशियों ने इलेक्शन जीतकर एंटीलोप पर कब्जा कर लिया, यानी अब इस पर उनका रूल था। After the results were announced, Mayor Margaret Hill said Antelope residents lost more than the election tonight. एंटीलोप का नाम चेंज करके रजनीश कर दिया गया और यहाँ तक कि उन्होंने हर एक चीज का नाम बदल दिया। रजनीश के फॉलोअर्स बस इंडिया और रजनीशपुरम में ही नहीं थे, बल्कि इसके अलावा भी दुनिया भर में थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं बाहर की जगहों में से एक जगह अटैक होता है। जून 1983 को 1:19 पर रजनीश के होटल में बॉम्ब फटता है। ये होटल पोर्टलैंड में था, जो कि ओरेगन में ही है, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इसमें और भी बॉम्ब है। What concerns Chief Clum now, there might be more explosives in the building. 2:56 पर 2 और बॉम्ब फटे। In Portland, Oregon today, 3 explosions rocked the downtown hotel owned by controversial religious cult leader Bhagwan Sri Rajneesh. इसके बाद शीला ने रजनीशपुरम की हिफाजत के लिए नए कदम उठाए। उसने भी हथियार खरीदे और लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। I didn't have a gun here until they bombed our hotel. I didn't even have a single weapon here. But I don't believe in turning the other cheek. अब इन्होंने क्या किया कि जो भी अमेरिका के बेघर लोग थे, जिनके पास घर नहीं था या जो सड़कों पर बस ऐसे ही पड़े थे या ऐसे ही भटक रहे थे, इन्होंने उन्हें बस से रजनीशपुरम लाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर वो यहाँ लगभग ऐसे 6000 लोगों को लाए, ये कह के कि हम तुमको खाना देंगे और रहने के लिए जगह भी। No drugs there, right? Yeah, no drugs. You can't drink? Well, you get 2 beers a day. 2 beers a day? Yeah. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस लिए हो रहा है, इसमें उनका मकसद क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये सब हो रहा था इलेक्शन के लिए। पहले उन्होंने सिटी बनाई, फिर उन्होंने एंटीलोप पर कब्जा किया, अब वो वास्को काउंटी पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसी ओरेगन में लगभग 36 काउंटी है, जिसमें से एक वास्को काउंटी भी है। लेकिन जब वे बेगर लोग वोट रजिस्टर करने के लिए वहाँ गए तो उन्हें मना कर दिया गया कि वो रजिस्टर नहीं कर सकते। Because I have reason to believe there are organized efforts to fraudulently register people in Wasco County to vote in the November general election, I have decided to do a blanket rejection of all new voter registrations in Wasco County. जिसके बाद वो लोग रजनीशपुरम पहुंचे और वहाँ अफरा तफरी मचाने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। उन्हें रोकने के लिए फैसला किया गया कि उन्हें शांत करने की दवा दी जाएगी, इसलिए बेघर लोगों को शाम के खाने के साथ दी जाने वाली बियर में हेल्डोल मिला दी गई। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट थे और उनमें से कुछ तो पागल भी थे, इसलिए उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अभी इलेक्शन होने में थोड़े दिन बाकी थे और शीला कुछ बड़ा करने की सोच रही थी, ऐसा कुछ करने की जिससे वो चुनाव जीत जाए और काउंटी पर वो कब्जा कर सके। काउंटी के सबसे ज्यादा वोटर्स द डेल्स में रहते थे और उनको बीमार करने का प्लान बनाया गया। अब रजनीशपुरम में भी एक मेडिकल लैब थी। इस प्लानिंग में लगभग 12 लोग शामिल थे, 4 लैब में और 8 को बैक्टीरिया फैलाने के लिए कहा गया था। इस अटैक के मेन लीडर्स थे माँ आनंदशिला और माँ आनंद पूजा। ये एक नर्स थी। उन्होंने सिएटल की एक मेडिकल कंपनी से साल्मोनेला बैक्टीरिया खरीदा और इसे लैब में लाया गया। इन्होंने उसका ट्रायल सलाद बार्स में किया। इसके साथ साथ उन्होंने पैथोजेंस को भी डेल्स के वोटर सिस्टम में मिलाने का सोचा। अगर ये काम करता है तो इसे चुनाव होने से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। 29 अगस्त 1984 को काउंटी के 2 कमिश्नर्स रजनीशपुरम आए और वो सल्मोनेला बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए, क्योंकि जिस गिलास से उन्होंने पानी पिया था उसमें वो बैक्टीरिया था। दोनों बीमार हो गए और एक को तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सितंबर और अक्टूबर में शीला और शीला की टीम ने लगभग 10 लोकल रेस्टोरेंट के सलाद बार्स में साल्मोनेला मिला दिया, जिससे लगभग 750 से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए। 50 से भी ज्यादा को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जो कि सभी बच गए। हर कोई ये कह रहा था कि ये काम रजनीशियों का हो सकता है, क्योंकि वो काउंटी पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन इस बात का उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसका जिम्मेदार खाना बनाने वालों को ठहराया गया, जिसके बाद ये मामला यही रफा दफा हो गया। इस वक्त तक अमीर लोगों का एक ग्रुप रजनीशपुरम में आ चुका था, जिसे हॉलीवुड क्राउड कहा जाता था। हास्या इस ग्रुप में मेन थी और इसी से रजनीश बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। वो रजनीश के लिए पैसे जमा करने लगे, उन्हें महंगी महंगी चीजें दी गई, जैसे वॉच और पता नहीं क्या क्या। अब रजनीश अपना ज्यादातर टाइम इन्हीं के साथ बिता रहे थे। उनके साथ ही बातचीत और सब कुछ हो रहा था और इसी ग्रुप ने रजनीश को ड्रग्स की लत भी लगा दी थी। रजनीश का एक निजी डॉक्टर भी था देवराज, और हास्या ने देवराज से शादी कर ली थी और शीला देवराज को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अब हास्या रजनीश के पास शीला से भी ज्यादा टाइम तक रहती थी और ये शीला को पसंद नहीं था। उसने रजनीश को बिना बताए उनके कमरे में हो रही बातों को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर दिया। ये सब उनकी हिफाजत के लिए था। घर के पास ही टावर था जहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी और एक दिन टेप में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शीला ने सुना कि रजनीश देवराज से कुछ कह रहे थे कि बिना दर्द के कैसे मरा जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि पहले मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, फिर क्यूरियर दिया जाएगा जिससे शरीर को लकवा मार जाएगा, और फिर दिल की धड़कन रोकने के लिए तीसरी दवाई दी जाएगी। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि दवाइयाँ आ चुकी है। रजनीश ने कहा कि वो 6 जुलाई को मास्टर्स डे के दिन मरेंगे। जिसके बाद ये बात शीला ने माँ शांति भद्रा को बताई। मास्टर्स डे के एक दिन पहले 5 जुलाई को शीला ने कुछ लोगों को उसके घर बुलाया और सारी बात बताई
शीला ने कहा कि अगर वो किसी तरह देवराज को मार दे तो भगवान रजनीश बच जाएंगे, जिसके बाद शांति बी ने कहा कि वो यह काम करेगी। 6 मई को जब सब एंजॉय कर रहे थे तब शांति देवराज के पास गई और उसने इंजेक्शन की सिरिंज घुसा दी, लेकिन वो बच गया, जिसके बाद शीला ने वहाँ से जाने का फैसला लिया और वो वहाँ से चली गई, या कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ से भाग गई थी। साथ में शांति भद्रा भी साथ गई और साथ में कुछ और लोग भी थे। Commune is rocked by news that Bhagwan's fiery personal secretary, Manan Sheila, has left Rajneeshpuram with group's leaders. ये बात जब रजनीश को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। वो बदला लेना चाहते थे इस बात का। वो लगभग 4 साल से पब्लिकली कुछ बोले नहीं थे, अब वो बाहर निकले। The leader of the sect is Bhagwan Sri Rajneesh. He has been something of a mystery to say the least. He has not spoken publicly in 4 years, but now, for reasons that are not entirely clear to us, he has finally broken his silence. वो शीला ने जो भी अब तक किया था उन्होंने सब बताया, सब कुछ। Sheila and her group, they tried to kill 3 people. They have attempted to murder people in the commune. They have attempted to murder people in Dala. They have attempted bugging people's houses, my own house. These people are absolutely criminals, inhuman, brutal. People who don't commit crime don't escape like that. वो जर्मनी चली गई थी। ये 21 लोग थे और ये अब खतरे में थे, क्योंकि रजनीश ने खुली चुनौती दे दी थी कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो मेरे लोग इस पर एक्शन लेंगे। And if the police is not going to take the action, then my people will take the action. और इनके फॉलोअर्स उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। शीला के जाते ही हास्या को उनका सेक्रेटरी बना दिया गया और स्वामी प्रेम नीरन को मेयर अपॉइंट कर दिया गया। इसके बाद भी रजनीश रुके नहीं, वो लगातार एक पर एक आरोप लगाते जा रहे थे शीला पर। Sheila wanted one of our pilots to take the bombs and crash the plane against the Vasco County office. She has stolen $43 million out of that money. One of the offices of Vasco County was burned. और अब एंट्री होती है इस केस में FBI की। एक से एक चीजें रिवील होने लगी, जैसे कि उन्होंने चार्ल्स टर्नर को मारने का प्लान बनाया था, जो कि यूएस के अटॉर्नी जनरल थे और इन्हें प्रेसिडेंट ने उस वक्त खुद अपॉइंट किया था। U.S. Assistant Attorney Robert Weaver told CBS News that a weapon was found that is believed to have been linked to an assassination plot against U.S. Attorney Charles Turner. रजनीश ने फूड पॉइजनिंग वाली बात भी अब मीडिया को बता दी थी कि ये किसने किया था। Rajneesh has alleged that Sheila and friends were behind the salmonella food poisoning at the Dows last fall. बाद में उन्होंने पब्लिकली बोल दिया था कि मैं ना ही अब किसी का लीडर हूँ, ना ही आप मेरे फॉलोअर्स हैं, और यहाँ से रजनीश ने जो धर्म बनाया था वो अब खत्म हो गया। I am not your leaders. You are not my followers. I am destroying everything, so history never repeats again. इसके बाद 2 लेयर जेट्स रेंज में आए। वो शाम को 5:30 बजे कुछ लोगों को बिठा के ले गए, जिसमें रजनीश भी थे। कहा जाता है कि रजनीश कंट्री छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों प्लेन को रिफ्यूल भी करना था, इसलिए एक प्लेन कोलोराडो में गया और दूसरा सोल्ट लेक में। पुलिस को पता चला कि उनके शार्लोट जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन इसके बाद वो आगे कहाँ जाएंगे ये उन्हें पता नहीं था। वो 2 बजे रात को शार्लोट एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले थे, जिसके बाद उन्हें वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। $58,000 कैश, गन्स, उनका थ्रोन और कई ज्वेलरी भी बरामद की गई, जैसे कि 35 घड़ी और ब्रेसलेट्स, और 13 लोग थे। और इधर शीला, माँ शांति भद्रा और माँ प्रेम पूजा को भी अरेस्ट कर लिया गया जर्मनी में और उन्हें यूएस लाया गया। शीला और भद्रा पर मर्डर करने के चार्जेस लगे थे और उस पर और भी चार्जेस लगे थे, जैसे कि उसने वो पॉइजनिंग फैलाई थी। वो शीला को 4 साल और 6 महीने की जेल हुई और $469,000 फाइन लगा। भद्रा को 10 साल की सजा हुई डॉक्टर को मारने की कोशिश में। रजनीश पर 2 आरोप लगे थे, एक तो इमिग्रेशन वायलेशन का और दूसरा मैरिज फ्रॉड का, क्योंकि रजनीश ने शुरुआत में ही कहा था कि शादी करना सबसे बेकार काम है और ये बात सबको पता थी। मैरिज इज इन इट्स नेकेड रियलिटी a strategy by the society to keep everybody under control, and it is such a subtle way that nobody thinks it, at least in the beginning, that it is going to be an imprisonment, a lifelong slavery. लेकिन जब किसी ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि रजनीशपुरम में शादियां भी हो रही है। रजनीश शार्लोट जेल में थे, उन्हें प्लेन से पोर्टलैंड ले जाया जा रहा था, लेकिन वो उन्हें डायरेक्ट वहाँ नहीं ले गए,
वो उन्हें एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे से तीसरे जेल ऐसा कर रहे थे। ऐसा उन्होंने 3 हफ्ते तक किया, जिससे उनकी हेल्थ बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने यूएस अटॉर्नी ऑफिस से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि वे कभी अब अमेरिका वापस नहीं आएंगे और वो अभी के अभी इस कंट्री को छोड़ देंगे, साथ ही $400,000 की पेनल्टी। A lot of surprises in this local news day today. The biggest one occurred just a couple of hours ago in federal court here in Portland. Bhagwan Sri Rajneesh pleading guilty to immigration fraud charges and agreeing to leave the country. और उसी रात वो वहाँ से इंडिया रवाना हो गए। इधर पूरा का पूरा अब रजनीशपुरम भी खाली हो गया, सब वहाँ से चले गए। 17 नवंबर 1985 को वो दिल्ली पहुँचे और जनवरी 1987 को पुणे आश्रम में। रजनीश के अभी भी इंडिया में फॉलोअर्स थे। वहाँ उनके फॉलोअर्स ने उनका नाम बदल दिया और नया नाम रखा ओशो। ये एक जैपनीज वर्ड है जिसमें टीचर या मास्टर को ओशो कहा जाता है। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही थी और इसका कारण उन्होंने यूएस अथॉरिटीज को बताया। कहा कि जब मैं जेल में था तब वहाँ मुझे जहर दिया जा रहा था, लेकिन उनके पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं थे। अगर ये बात सच होती तो इसके खिलाफ एक्शन ली जाती, लेकिन ये बात झूठ थी। उनकी ये हालत ड्रग्स की वजह से हुई थी जो कि वो लिया करते थे। 19 जनवरी 1990 को आश्रम में उनकी डेथ हो गई। डेथ का रीजन हार्ट अटैक था और यहाँ रजनीश की कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। Do you consider yourself a god? My God. There is no God. So how can I consider myself a God?